वर्ल्ड हिस्ट्री। तो आज हम सब वर्ल्ड हिस्ट्री को बहुत आसान भाषा में, या यूँ कहिए आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री की कहानी सुनते हैं। जो हमारे पूरे विश्व का इतिहास है वो शुरू कहाँ से हुआ, वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू कहाँ से हुआ। तो यह शुरू होता है तब से जब हम हंटर गैदरर और फॉरेजर थे। मतलब कि हम इंसान का कोई घर नहीं होता था, हम कहीं भी हंटिंग करते थे, लाइक जंगल में रहते थे, हंटिंग करते थे, खानों को इकट्ठा करते थे। हम लोग उस वक्त फार्मिंग नहीं करते थे, हम लोग एग्रीकल्चर हमारा डेवलप नहीं हुआ था और हम लोग गुफा वगैरह में रहते थे। तो ये उस वक्त की बात है। तो उस वक्त हमारा होल एंड सोल जो हमारा जो रिक्वायरमेंट था वो था खाना सोना आराम करना। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर हम इंसान जो है वो एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ गए। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ, मतलब हम लोग फार्मिंग करना शुरू किए। फार्मिंग करना हम लोग कैसे शुरू किए, इसकी बहुत सारी थ्योरीज़ है जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं वो रिसर्च करते हैं, वो जाके पता करते हैं, और जो हमारा आर्कोलॉजिकल जो एविडेंस मिलता है उस बेसिस पे वो फाइंड आउट करते हैं कि आखिर इंसान जो है वो किस किस तरह से ग्रो करके आज यहाँ तक पहुँचा है। तो उन लोगों का बहुत सारा दिया हुआ थ्योरीज़ है। कुछ का कहना है कि एक्सीडेंटली ऐसा हुआ, मतलब लोग जो है वो जब देखे कि वो खा के जब बीज फेंक रहे हैं और वो ग्रो कर जा रहा है, तो उन लोगों को पता चला कि अच्छा हम ऐसे भी बीज को फेंक के हम लोग प्लांटेशन कर सकते हैं। तो हम लोग प्लांटेशन को डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, हम लोग प्लांटेशन को खुद से कर सकते हैं। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जैसे हम लोग ज़्यादा ग्रुप में जब रहने लगे, लाइक पीपल यूज टू बी इन वेरी स्मॉल ग्रुप, बहुत कम ग्रुप में कम लोगों का ग्रुप हुआ करता था। एट द टाइम व्हेन वी वेर जस्ट when we were just hunter gatherer and forager। तो उस वक्त बहुत छोटा ग्रुप हुआ करता था। क्यों? क्योंकि हम लोग को हंटिंग करने के लिए हमेशा कहीं ना कहीं मूव करना है, तो उतने सारे लोग को हम लोग किस तरह से कैरी ऑन करेंगे, मुश्किल है ना। तो इसी वजह से छोटा ग्रुप हुआ करता था। फिर धीरे धीरे हम लोग जब हमारे ग्रुप में लोग मेंबर्स बढ़ने लगे, तो हम लोग को रिक्वायरमेंट हुआ कि हम लोग कुछ खाने का ऐसा इंतज़ाम करें जो सटीक हो, जो सर्टेन हो, अनसर्टेनिटी ना हो। तो इन दैट केस पीपल स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग प्लांटेशन। तो ये इस तरह की कुछ स्टोरीज़ है, कुछ थ्योरीज़ है, जिससे जो हमारे रिसर्चर देते हैं, हमारा जो उस पोजीशन से हंटर गैदरर और फॉरेजर वाला पोजीशन से जब हम लोग एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में मूव कर रहे हैं उसका, ठीक है। तो अब हम लोग फाइनली एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बाद हम लोग एग्रीकल्चर में मूव कर चुके हैं, प्लांटेशन हम लोग करना शुरू कर चुके हैं। जब हम यहाँ पे पहुँचे, अभी तक क्या था कि हमारा होल एंड सोल रिक्वायरमेंट था खाना। उसके लिए हम लोग मतलब सब जगह जाते थे, भटकते थे, घूमते थे, और जहाँ से जो भी मिल गया, चाहे फूड मिल गया कहीं से, कोई जंगली पेड़ से, या फिर कोई जानवर, किसी जानवर को, कोई हमसे ज़्यादा ताकतवर, इंसान से ज़्यादा ताकतवर जानवर किसी जानवर को मार के और खा के आधा छोड़ दिया, तो वी यूज़ टू ईट डैट। जैसे बोन मैरो हम लोग खाया करते थे। तो हम लोग उस वक्त फूड चेन में प्राइमरी नहीं थे, फूड चेन में हम लोग टॉप में नहीं थे। इट मीन्स कि हम लोग सबसे फर्स्ट जाके खाना को नहीं खाते थे। आज हम लोग फूड चेन में टॉप में है, सबसे पहले हम लोग खाना खाते हैं, फिर बचा खुचा बाकी लोग खाते हैं। उस वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त था कि मान लो शेर है, तो शेर जो है वो कोई छोटे जानवर या फिर कोई किसी भी जानवर को मारा, वो जितनी चीज़ खा सकता था खा लिया, उसके बाद जो बच गया, उसके बाद हम ह्यूमंस, वी होमो सेपियंस यूज टू गो एंड ईट बोन मैरो विच दे यूज टू जनरली दे डोंट यूज टू ईट। जो बच जाता था बोन मैरो खाया करते थे। तो यहाँ से हम लोग एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बाद प्लांटेशन की तरफ मूव किए और हम लोग अपना प्लांट डोमेस्टिकेट करने लगे। अब यहाँ रिक्वायरमेंट क्या क्या आता है, हम लोग प्लांट डोमेस्टिकेट कर रहे हैं तो हम लोग को मज़दूर चाहिए होगा। तो जब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया, अभी तक कोई इनइक्वालिटी की बात नहीं थी, अभी तक कोई और इशू नहीं था, बट जब हम लोग एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में घुसे तो उसके बाद हमें वर्कर्स चाहिए, मज़दूर चाहिए जो खेत में काम कर सके। तो यहाँ पे हमारा इनइक्वालिटी, स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन और जेंडर इनइक्वालिटी, जो कि पेट्रियार्की बेसिकली, ये सब मोटा मोटी शुरू होता है यहाँ से।
क्यों शुरू हुआ होगा आप समझ सकते हो ना कि उस वक्त अब है कि ये समझिए मज़दूर की ज़रूरत क्या है, तो जो कमज़ोर है उसको मज़दूर बना दो, जो मजबूत है वो लीडर बन जाएगा वहाँ का। अब वुमेन है तो वुमेन घर का काम करेगी, क्योंकि बाहर का काम करने के लिए वहाँ पे थोड़ा लोग ऐसा सोचते हैं कि मस्कुलर पावर चाहिए, तो दैट्स वाई मेन जो है वो जाके खेत में काम कर रहे हैं, वुमेन जो है। और दूसरी बात है, एक तो है कि डिलीवरी वाला इशू है, वुमेन गिव बर्थ, दैट्स वाई भी उनको घर पे स्टे करने का उस वक्त नियम बनाया गया था। तो इस तरह का नियम उस वक्त से शुरू हुआ है, इनइक्वालिटी, पैट्रियार्की एंड और भी देयर आर मेनी डिफरेंट थिंग्स विच स्टार्टेड फ्रॉम दैट टाइम। तो इसकी ज़रूरत भी क्यों थी ये भी आप समझ गए। अब यहाँ से हमारा जो ये जो स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हुआ, जिसमें कि वर्कर्स था और जो मजबूत होता था ग्रुप, वो लीडर उसमें से कोई निकलता था। तो ये स्ट्रक्चर बनते बनते इम्पीरियल का स्ट्रक्चर बन गया, इम्पीरियलिज्म का स्ट्रक्चर बन गया। मतलब कि यहाँ पे राजा वाला कंसेप्ट आ गया कि एक राजा हुआ करता था, रेस्ट ऑफ द पीपल यूज टू डू other things, like some are doing farming, some are building houses, and some are doing there were many different activities people were engaged। और उसमें एक राजा हुआ करता था और उसके अंदर जो अपना स्ट्रक्चर बनता होगा वो तो जानते ही हैं आप लोग। तो उस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप होना उसके बाद से शुरू हुआ। तो इम्पीरियलिज्म का यहाँ से शुरुआत होता है। अब जब इम्पीरियलिज्म का शुरुआत हुआ, जब हम एग्रीकल्चर वाला चीज़ का सिस्टम एक लोकल लेवल पे इस्टेब्लिश करने लग गए कि हाँ चलो यहाँ पे अब 3000 या 5000 या 10,000 लोग हैं, उसका एक गांव बसाने लगे, सिविलाइजेशन बनाने लगे। सिविलाइजेशन मीन्स क्या होता है? सिविलाइजेशन उसको बोलते हैं बेसिकली जहाँ पे मोटा मोटी लोग एक तौर तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में रहना शुरू कर दे, जहाँ पे लोग लैंग्वेज डेवलप कर ले, जहाँ पे लोग पढ़ना लिखना थोड़ा बहुत शुरू कर दे, मतलब लैंग्वेज डेवलप कर ले, एक दूसरे को कन्वे कर सके और कुछ रिटन प्रूफ लिख सके। तो ये सब मोटा मोटी सिविलाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो सिविलाइजेशन डेवलप होने लगा। सबसे पहला सिविलाइजेशन जो हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन सुनते हैं, तो मोटा मोटी सबसे पहला सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन को बोला जाता है। तो और इसको बहुत सबसे बड़ा भी बोला जाता है क्योंकि इसके 1500 आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिले हैं। और ऐसे भी आप जब मैप देखोगे, गूगल में सर्च करोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आप देखोगे कि ये पाकिस्तान, मतलब हाफ ऑफ द पाकिस्तान को ये पूरा कवर करता है, गुजरात का नीचे तक का एरिया को कवर करता है। उसके अलावा ये मोटा मोटी आपका पंजाब और हरियाणा में भी कुछ एरिया कवर करता है। तो काफ़ी बड़े एरिया में ये एक्सपैंडेड है। तो ऑब्वियसली मतलब ये बड़ा सिविलाइजेशन होगा। और उसके अलावा उसी समय के आसपास जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है उसके हिसाब से मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था। ठीक है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बहुत बड़ा बोन और बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि वो इंडस रिवर और सरस्वती रिवर का जो प्लेन था उसके आसपास बसी हुई थी। वहाँ पे जो सॉइल था वो बहुत फर्टाइल था। फर्टाइल होने का कारण क्या था कि जो रिवर था वो सॉरी जो रिवर था वो रिवर जो है वो एक पैटर्न में फ्लड लाता था। जैसे साल में 2 बार फ्लड लाया, और वो बहुत वायलेंट फ्लड नहीं होता था कि मतलब लोगों का नुकसान पहुंचा सके। तो वो एक नॉर्मल सूदिंग सा फ्लड, सूदिंग सा आई मीन कि एवरेज सा फ्लड का इम्पैक्ट होता था, वो आता था। और वो जितना भी जो सॉइल है उसको वापस से न्यूट्रिशन और मिनरल्स डिपॉजिट करके चला जाता था। तो इस तरह से वो बार बार रेजुविनेट हो रहा था हमारा सॉइल। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे फर्टिलिटी रेट बहुत हाई था। लेकिन जब हम मेसोपोटामिया में देखते हैं तो मेसोपोटामियन का जो रिवर था वो बहुत ही वायलेंट और अनप्रिडिक्टेबल था। मतलब वो कभी भी फ्लड वहाँ पे आता था और बहुत वायलेंट फ्लड आता था कि लोग जो है वहाँ से लोग का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता था। तो इस तरह से वहाँ पे उतने अच्छे लेवल पे वो लोग एग्रीकल्चर और उतना ज़्यादा रिसोर्स उनके पास इकट्ठा नहीं हो पाता था। तो ये चीज़ें थी। अब इन चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि अब सर्टेन रिक्वायरमेंट वहाँ पे बना जो यहाँ पे अवेलेबल है अबेंडेंस में। यहाँ ज़्यादा है रिसोर्स, वहाँ पे स्कार्सिटी है, या फिर वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो ये लोग आदान प्रदान करने लगे, एक दूसरे को लेन देन करने लगे, एंड दैट गेव बर्थ टू ट्रेड होना शुरू हो गया। मतलब यहाँ का सामान वहाँ जा रहा है, उसके बदले वहाँ का कुछ सामान यहाँ आ रहा है। तो ये ट्रेड का यहाँ से जन्म होता है। तो जब ट्रेड का जन्म हुआ तो उसके साथ साथ जैसे कुछ समय जब ये सब चलता रहा तो लोगों को लगा
कि डिफरेंट डिफरेंट जो जगह पे लोग थे उन लोगों ने ये देखा कि अच्छा अभी हम जैसे सपोज कि कहीं से हम रॉ मटेरियल लाइक कॉटन ख़रीद के ले जा रहे हैं, उसको उसका क्लोथ बना रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं, तो वो जो जगह से हम खरीद रहे हैं वहाँ पे इंपीरियलिज्म है, मतलब वहाँ पे एक सुपीरियर राजा है और उसको हरा के आपका ये पूरा जो अम्पायर है, पूरा जो स्टेट है, पूरा जो एरिया है वो आपके कैप्चर में आ जाएगा, फिर आपको उस रॉ मटेरियल के लिए पे नहीं करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का लालच में फिर यहाँ पे एक दूसरे का लैंड एक्वायर करने का सिस्टम शुरू हुआ कि वो आके कोई भी राजा जो मजबूत है वो जो कमज़ोर राजा है उसको हराता था, वहाँ लड़ाई होता था, वॉर होता था, और उसके बाद उस जगह का जो रिसोर्स है उसको एक्वायर कर लेता था, कॉन्कर कर लेता था और उसके वहाँ से उठा के अपनी जगह पे प्रॉस्पेरिटी बढ़ाता था। या फिर कुछ लोग ऐसे भी राजा थे जो जहाँ पे गए लड़े जीते तो वहाँ पे वो वहीं के होके रह गए, वहीं पे बस गए। तो ये सारी सिस्टम चल रही थी वॉर का और राजा का, इंपीरियलिज्म का। तो ये सब के बाद मतलब हमारा रिक्वायरमेंट, हमारा जो सोसाइटी था वो यहाँ तक आ गया। अभी तक क्या था कि हमारा रिक्वायरमेंट सिर्फ खाना पीना था, तो हम लोग घूमते थे, फिरते थे, खाते थे, पीते थे, जंगल में रहते थे। वहाँ से फिर आया हमारा इनइक्वालिटीज़ आने लगा बिकॉज ऑफ वी नीड मोर एंड मोर लेबर टू कल्टिवेट फॉर प्लांटेशन, फॉर फार्मिंग, और वहाँ से हमारा इनइक्वालिटी और डिफरेंट तरह का प्रॉब्लम्स आना शुरू हुआ। और उसका सारा चीज़ जो है ना वो किसी रिक्वायरमेंट की वजह से हो रहा था। कुछ रिक्वायरमेंट आता था, उस हिसाब से जो ह्यूमन है वो रूल बना ले रहे थे और वही चीज़ चलता चला जा रहा था, उसमें कुछ अच्छा कुछ बुरा सब कुछ हो रहा था। उसके बाद ये सब करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँचे कि एक दूसरे का लैंड लड़ाई झगड़ा करके हम लोग हथियाने लगे, एक्वायर करने लगे। उसके बाद ये सब जब स्टेज पे हम लोग पहुँचे तो मोटा मोटी इस सब के बाद धीरे धीरे बहुत सारा कंट्री बना। तो कुछ कंट्रीज़ थी लाइक फ्रांस, डच, ब्रिटेन और भी कुछ, ये सारी कंट्रीज़ जो थी ना वो थोड़े मतलब जैसे हम आपको पहले ही बताया ना कि इंडस वैली और इधर का एरिया काफ़ी फर्टाइल था। उधर जो है ना एरिया फर्टाइल नहीं था बहुत ज़्यादा, उन लोग बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज़्यादा खाना को स्टोर नहीं कर पा रहे, तो लोग ज़्यादातर मीट पे ही डिपेंडेंट थे। तो इस वजह से अब क्या हुआ कि मीट पे डिपेंडेंट है, बट वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उन लोग को और खाना चाहिए और रिसोर्स चाहिए, तो वो लोग धीरे धीरे वहाँ से मूव होकर आसपास का जगह को कॉन्कर करने लगे, आसपास का जगह में जाने लगे। और दूसरा ट्रेड का भी रिक्वायरमेंट था। सपोज वहाँ पे मीट हो रहा है बहुत एबंडेंस में, बट कहीं और जो है वहाँ पे वीट हो रहा है, वहाँ राइस हो रहा है, तो दे यूज टू एक्सचेंज दैट। तो ये सब ट्रेड, इस तरह का ट्रेड डेवलप होने लगा और वो लोग लैंड जो कनेक्टिविटी था उसी के थ्रू वहाँ से मूव करके सब जगह ट्रेड करने लगेगा। और जो हमारा ये यूरोपियन कंट्रीज़ था उस वक्त का, वो इंडिया तक ट्रेड करता था। तो इंडिया तक ट्रेड करने के लिए वो जो ऊपर वाला वर्ल्ड मैप जब आप देखोगे तो जो ऊपर वाला एरिया कनेक्टेड है बेसिकली वो अभी का टर्की और ये सब से होते हुए आप इंडिया पहुंच सकते हो लैंड रूट से, तो उसके थ्रू वो आते थे। उस वक्त वहाँ पे जो अभी का टर्की है वहाँ पे ऑटोमन अम्पायर हुआ करता था। ऑटोमन अम्पायर का वहाँ पे बेसिकली कैप्चर था। तो वहाँ से जब वो गुजर रहे होते थे तो उस जगह का एक जगह था वहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल, वो पास था एक तरह से, वहाँ से सब जाते थे ट्रेड करने के लिए और वो ऑटोमन अम्पायर के अंडर आता था। तो अब ट्रेड का यहाँ पे वॉर चल रहा है कि हम ज़्यादा ट्रेड करेंगे, मेरे पास अबेंडेंट रिसोर्स होना चाहिए, मेरे पास ज़्यादा सब कुछ होना चाहिए, इस चीज़ का यहाँ पे लड़ाई चल रहा है। अब वो लोग देखें कि यार सभी लोग यहाँ से जाके ट्रेड कर रहे हैं, तो ये लोग वहाँ से सामान लेके रॉ मटेरियल जा रहे हैं इंडिया से, सपोज कॉटन लेके जा रहे हैं, अपने जगह पर क्लोथ बना रहे हैं, हम लोग को महंगा बेच रहे हैं, तो इन लोग को ही रोक दो, हम ही लोग जाके वहाँ से लाएंगे, हम ही लोग बनाएंगे। तो इस वजह से इन लोगों ने उन लोगों को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। और ज़्यादा जो यूरोपियन स्टेट जो कंट्रीज़ थी उस वक्त, उन लोगों का मीट पे डिपेंडेंसी हाई था। उस वजह से उन लोग वो सबसे ज़्यादा जो इंडिया पे डिपेंडेंसी था उनका वो मसालों के लिए था, क्योंकि उस वक्त तो फ्रिज नहीं हुआ करता था, तो मीट को प्रिजर्व करने के लिए ग्रेन्स तो ऐसे भी प्रिजर्व हो जाता है, आप एयर टाइट में रख दो और बहुत सारी उसका सिस्टम डेवलप कर दो, बट मीट को प्रिजर्व करने के लिए उन लोगों को मसालों की ज़रूरत पड़ती थी। तो
इस वजह से मतलब उनके सर्वाइवल पे एक प्रॉब्लम आ बना कि अगर वो ट्रेड नहीं करेंगे इंडिया से, मसाले नहीं आ पाएंगे, तो वो लोग स्टोर नहीं कर पाएंगे फूड को, वो लोग ज़्यादा दिन तक मीट को प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रुक जाएगी उन लोग के कल्चर, उन लोग के जगह पे, उन लोग की कंट्री में। तो ये उनके सर्वाइवल पे क्वेश्चन आ गया। तो उसके बाद फिर उन लोगों ने वाटर के थ्रू, मतलब ओशन के थ्रू रास्ता ढूंढा इंडिया आने का। ठीक है, अब वो लोग उन लोग को वहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं थी, कॉन्स्टेंटिनोपल से, ऑटोमन एम्पायर से, अब वो लोग नीचे से ही आराम से इंडिया पहुँच रहे थे। अब ये जब पहुँचने लगे जगह जगह पे, अभी तक ट्रेड कर रहे थे, एक राजा महाराजा का पहले लड़ाई चला, उसके बाद फिर ट्रेड वाला चीज़ चलने लगा कि चलो हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है, मेरा सामान ज़्यादा है जो हम तुमको बेचेंगे, तुम्हारा सामान ज़्यादा है जो हम खरीदेंगे, तो इस तरह से चीज़ें चलेंगी। लेकिन अब जब ये ट्रेड करने के लिए सब जगह पे पहुँचे, तो अब इतनी दूर दूर जा रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जाते थे, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जाते थे और वहाँ जाके वो लोग बहुत दिन तक, बहुत लंबे समय तक रहने लगे। तो फिर धीरे धीरे आर्मी डेवलप कर लिया वहाँ पे, जहाँ जहाँ भी ये लोग गए आर्मी डेवलप कर लिया, बेसिकली उसको कॉलोनाइज कर लिया, वहाँ पे अपनी कॉलोनी बना ली। जैसे इंडिया भी एक ब्रिटिश कॉलोनी था, वैसे ब्रिटिश इंडिया में सबसे लास्ट में आया था। इस यहाँ पे सबसे पहले और भी जो शायद डच, मे बी आई थिंक डच ही पहले आया था, आप देख लेना, आई एम नॉट श्योर ऑफ दिस। तो बाकी जो कंट्रीज़ थी वो उससे पहले आई थी, सबसे लास्ट में ब्रिटिश आया था। बट ब्रिटिश जो है वो इंडिया को कॉलोनाइज करने में सक्सेसफुल रहा। वैसे उस वक्त इंडिया था नहीं, उस वक्त इंडिया जो है ना उसमें मेजर पार्ट जो है वो मुग़ल का रूल था, बाकी और भी बहुत सारे छोटे छोटे जगह पे अलग अलग राजा का, जैसे साउथ में अलग, फिर इधर बाकी इधर राजा जो थे उन लोगों का राज था। तो पूरा ओवरऑल वो एक कंट्री नहीं था, लेकिन मेजर पार्ट में मुग़ल का रूल था। तो यहाँ पे आके वो धीरे धीरे एक एक करके सारे राजा को सर्टेन पॉलिसीज़ से, सर्टेन चीज़ों से वहाँ का एरिया कैप्चर करते गए। ये इंडियन हिस्ट्री जब हम लोग डिस्कस कभी करेंगे तो उसमें जानेंगे, तो करते गए। अब यहाँ पे ये जो हमारा कॉलोनाइजेशन हुआ वो इम्पीरियलिज़म से डिफरेंट था। डिफरेंट क्या था? इम्पीरियलिज़म में जो राजा होता था वो वहाँ पे डेवलपमेंट, वहाँ पे ही काम करवा रहा है, मज़दूर जो है वहाँ खेत में काम कर रहा है, मज़दूर के पास सफिशेंट खाना पीना और बीज छोड़ दिया जा रहा है कि वो अगली बार फिर वहाँ पे फार्मिंग कर सके। तो इतना एक एक्सप्लॉयटेशन नहीं था जिससे कि सर्वाइवल मुश्किल हो जाए। लेकिन जब कॉलोनियल रूल आने लगा तो कॉलोनी में क्या होने लगा कि उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ ट्रेड से मतलब था, उनको मतलब नहीं था कि अगर कोई सर्वाइव कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वो लोग बहुत एक थ्रेशोल्ड के पार उन लोग एक्सप्लॉयटेशन करने लगे। उनका एक्सप्लॉयटेशन जो था दैट गॉट बियॉन्ड थ्रेशोल्ड फॉर द कॉमन पीपल, स्पेशली फॉर द फार्मर्स। एंड उसके बाद फिर जब ये चीज़ हुआ, कोई भी जब इंसान का थ्रेशोल्ड पार हो जाता है किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स, तो वो रिवोल्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे जब कॉलोनी वाले चीज़ में वो धीरे धीरे वहाँ पे प्रॉब्लम्स टसल्स शुरू हुए। अब फिलहाल क्या हुआ कि अब जब वर्ल्ड लेवल पे ये पिक्चर देखो, ये तो हो गया कि थोड़ा सा हम लोग अंदर घुस गए। वर्ल्ड लेवल पे जो पिक्चर चल रहा था कि हमारा कुछ बॉसेस थे जो जा के सब जगह कॉलोनी बना रहे थे, जो कि आपको मैंने पहले बताया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, डच हो गया, ये सब जो हो गया। अब कुछ जो कंट्रीज़ थी जैसे कि जर्मनी, जैसे कि इटली, तो इन लोगों ने देखा, मतलब ये लोग अभी तक ये काम कर नहीं रहे थे, बट इन लोगों ने जब इन लोगों को देखा कि अच्छा बाकी मेरे आसपास के जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वो इस तरह से कॉलोनाइज करके काफ़ी प्रॉस्परस हो रही है, तो ये लोग भी बॉस बनने का कोशिश किए, ये लोग नया बॉस बनने का कोशिश किए, जिसमें कि जर्मनी, इटली, फिर आपका इधर रशिया, जापान था। अब ये जो नए बॉसेस थे ये चैलेंज किए पुराने बॉसेस को। अब फील्ड जो गेम चल रहा है उसमें ऑलरेडी जो प्लेयर्स हैं, पुराने प्लेयर्स हैं, वो ऑब्वियस सी बात है उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा है, मतलब वहाँ इस जब हम हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उनके पास ज़्यादा रिसोर्स है, इतनी सारी कॉलोनीज़ है, सब जगह से वो रिसोर्स निकाल के आर्मी ला के और लड़ाई कर सकते हैं। तो लेकिन जो नए बॉसेस हैं अभी उनकी कॉलोनी नहीं है, तो वो तो मतलब लाइक ब्रिटेन को लड़ाई करना होगा तो वो इंडिया से आर्मी बना के लेके चला जाएगा, लेकिन अभी जर्मनी के पास कॉलोनी नहीं है तो वो कहाँ से लड़ाई करेगा, तो ऑब्वियसली वो कमज़ोर है। तो जो नए बॉसेस थे वो कमज़ोर थे, बट फिर भी वो भिड़ गए उन लोगों से कि हम लड़ेंगे, हमको भी चाहिए। अब ये जो लड़ाई था इसमें जो ऑब्वियसली मैं बोल रही हूँ बार बार, ऑब्वियसली वो लोग हार गए। लेकिन इसके हारने के वजह, ये जो लड़ाई हुआ जो न्यू बॉसेस और ओल्ड बॉसेस में, इसके बाद हारने के बाद रिज़ल्ट क्या क्या हुआ?
तो सबसे पहला चीज़ जो हम 4 न्यू बॉसेस का नाम सुने, उसमें से हम जर्मनी के बारे में थोड़ा जानते हैं। जर्मनी में क्या हुआ, जर्मनी जब हार गया तो जो जर्मनी हारा तो हमारा फ्रांस और ब्रिटेन जो है, मतलब उस वक्त ऐसा होता था कि मान लो 2 कंट्री में लड़ाई हुआ, कोई एक हार गया तो जो हारा ना, वो जो जीता उसका जितना नुकसान है, जो रिसोर्स का नुकसान है, उसका भरपाई करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका जर्मनी जब हार गया तो ब्रिटेन ने उस पर फ़ाइन लगाया, मतलब उसको ब्रिटेन को बहुत ह्यूज अमाउंट पे करना पड़ा। उसके साथ साथ जो फ्रांस ने क्या किया कि जर्मनी का जो एरिया, जो कोल अबेंडेंस एरिया था, जहाँ पे रिसोर्स था, कोल माइंस था, उस एरिया को उसने कब्जा कर लिया, बोला कि ये मेरा है। ठीक है, और तीसरा उसके साथ जर्मनी का जो उसको जो बोला गया, जो ट्रीटी साइन हुई बेसिकली, उसमें उसको ये बोला गया कि तुम आर्मी नहीं रख सकते। तो 3 चीज़ें जर्मनी के साथ की गई। पहला कि उसको आर्मी रखने से मना किया गया, दूसरा कि उसका जो कोल एरिया था, जो उसका रिसोर्स का एरिया था, जहाँ पे कोल माइंस वगैरह होते थे, उसको कैप्चर कर लिया गया फ्रांस के द्वारा। तीसरा, ब्रिटेन को उसको बहुत ह्यूज फ़ाइन पे करना पड़ा। उसके अलावा आप रशिया में आ जाइए, तो रशिया में क्या हुआ कि जो ये सब टसल चल रहा था, वर्ल्ड वॉर जो ख़त्म हुआ उसके लगभग 1 साल पहले, ये वर्ल्ड वॉर 1 की कहानी में बता रही हूँ। ठीक है, हम लोग शुरुआत में पहले हम ये बता दिए कि कैसे जंगल में रहा करते थे, फिर कैसे हम लोग एग्रीकल्चर में आए, ये मोटा मोटा कहानी है। उसके बाद फिर हम लोग किस तरह से लड़ाई वगैरह डेवलप हुआ, और ये जो जब एक प्रॉपरली कंट्री टाइप का बन गया, फिर लोग एक दूसरे के जगह पे जाके कॉलोनी बनाने लगे, उसके बाद का ये सब बात है। तो ये बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 की कहानी चल रही है। तो अब यहाँ पे हम लोग रशिया का बात कर रहे थे। तो रशिया में क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होने के पहले, 1 साल पहले, वहाँ का जो राजा था, जो रशियन जार उसको बोलते थे, ज़ार, तो रशियन ज़ार जो वहाँ पे थे, उनका जो पैलेस था उसके सामने जो कॉमन पीपल हैं, उसमें स्पेशली वुमेन अपने बच्चों को लेके उसके पैलेस के सामने जाते हैं वो लोग, ये खाना मांगने के लिए। वहाँ पे खाना का स्कार्सिटी चल रहा था, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, तो लोग राजा के पैलेस के सामने जाते हैं, इकट्ठा होते हैं कि भाई मुझे खाना दो। और राजा क्या करता है, उन लोगों पर गोलियाँ चलवा देता है ना। अब सोचो कि मतलब एक तो ऑलरेडी लोग को खाना नहीं मिल रहा, ऑलरेडी लोग परेशान है, उसके बाद राजा जो है उसके ऊपर से गोलियां चलवा दे रहा है उन लोग पे। तो ये तो मतलब पूरा सिनेरियो बन रहा है ना कि लोग जो हैं वो एग्रेसिव हो जाए, वो रिवोल्ट कर दे। तो ये पूरा रिवोल्ट का सिचुएशन बन गया वहाँ पे रशिया में। अब इस समय में ही हम लोग लेनिन का नाम बहुत सुनते, तो लेनिन वहाँ पे एज अ लीडर उभरे। वो पहले भी वहाँ पे काम कर रहे थे, पर लेनिन एज अ लीडर उभरे। तो लेनिन का आइडियोलॉजी क्या था, उनका आइडियोलॉजी था इक्वालिटी। तो उनकी जो आइडियोलॉजी थी, जो आज हम लोग जिसको कम्युनिस्ट जानते हैं, तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के थे। उनका कहना था रिसोर्स सबके पास बराबर होनी चाहिए, रिसोर्स का बेनिफिट हर किसी को इक्वली मिलना चाहिए। तो फिर वहाँ पे जो राजा, वहाँ का जो राजा था, वो उसका रूल ख़त्म होता है, लेनिन जो है वहाँ पे लीडर बनते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे कम्युनिस्ट विचारधारा का बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन होता है, और धीरे धीरे रशिया जो है वो प्रॉस्परस होता चला जाता है। उसमें वहाँ पे लोग जो हैं वो अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ उन लोगों का बढ़ जाता है, अच्छा जीने लगते हैं, अच्छा जीवन जीने लगते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 1 के ख़त्म होते होते तक में क्या हुआ, रशिया में जो है वहाँ पे कम्युनिस्ट विचारधारा आ गई, और रशिया का कहना था कि भाई हम अब ये सब लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे, हम अपना ग्रो कर रहे हैं कम्युनिस्ट विचार आइडियोलॉजी से, अब हम यही करेंगे। उसके अलावा आपका इधर जर्मनी जो है वो हार चुका है बहुत बुरी तरीके से, और उस पर इतनी सारी फाइन्स लग चुकी है। और बाकी इधर जो न्यू बॉसेस थे वो लोग पहले के, जो ओल्ड बॉसेस थे सॉरी, वो लोग पहले की तरह अभी भी बॉसेस हैं। नाउ व्हाट हैपेंड कि नया बॉसेस है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि आप सोचिए जर्मनी का स्थिति को आप थोड़ा सा इमेजिन करो अपने नॉर्मल कॉमन थॉट से, कि कहीं पे जो मान लो किसी को बॉस बनना है और उसको वो हार भी जाए और उसको इस तरह से और एक्सप्लॉयटेशन वाला स्टेज पे ला दिया जाए कि मतलब उसके पास रिसोर्स बिल्कुल उसका ड्रेन हो जाए, तो
होता है ना कि लोग और गुस्सा, अगेन वही है, थ्रेशोल्ड पार हो गया, लोगों का थ्रेशोल्ड पार हो गया। तो वहाँ पे एक बहुत ही मतलब डिससेटिस्फैक्शन, डिसकंटेंट रहा लोगों में। उस बीच में वहाँ पे जो लीडर निकल रहा था वो था हिटलर। हिटलर अभी निकला नहीं था, उससे पहले इटली में क्या हुआ, हिटलर अभी काम कर रहा था। इटली में क्या हुआ, इटली जो था वहाँ पे एक लीडर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मुसोलिनी। मुसोलिनी जो था वो क्या किया, वो एक कुछ सर्टेन एक्टिविटी करके, शायद वो रोम तक वॉक करने का कुछ किया था, वॉक टू रोम और कुछ ऐसा। ये करने के बाद वहाँ का जो राजा था वो मुसोलिनी को एक पावरफुल पोजीशन प्रोवाइड कर देता, दे देता। इस चीज़ को देख के जो हिटलर यहाँ पे अभी ग्रोइंग स्टेज में था, कुछ काम कर रहा था जर्मनी में, उसको लगा इफ़ मुसोलिनी देन व्हाई नॉट हिटलर। तो उसने भी इसी तरह का कुछ एक्टिविटी करने की कोशिश की वहाँ पे, लेकिन जर्मनी में उसको जेल में डाल दिया गया, उसको कैद कर दिया गया। जब हिटलर जेल में था तो उस वक्त उसने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी, एक बुक लिखी, माई स्ट्रगल। उसके बुक का नाम कुछ और था, लेकिन उसका मीनिंग इंग्लिश में माई स्ट्रगल था। मतलब बेसिकली वो ऑटोबायोग्राफी था हिटलर का। तो हिटलर ने जो जेल में लिखा, उस किताब में उसने अपनी आइडियोलॉजी, अपनी व्यूज़ लिखे। उसमें उन्होंने बेसिकली बहुत ही ज्यूज़ को बहुत ही कल्प्रिट बताया, उसको लेके बहुत ही नेगेटिव चीज़ें उसमें लिखी। तो जो लोग थे उस किताब को पढ़ के वो काफ़ी नेगेटिव हो गए ज्यूज़ को लेके। मतलब आप समझ रहे हो, कहीं पे अगर बहुत प्रॉब्लम है और लोग को कोई लीड कर दे, कोई बता दे कि इस सारे प्रॉब्लम का जड़ जो है ना ये फलाना है, इसी की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक तो लोग ऐसे ही परेशान है। तो उस वक्त में ना लोग बहुत रैशनल नहीं हो पाते, वो मान लेते कि हाँ यही प्रॉब्लम है। तो बेसिकली जो हिटलर है वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को अपना ग्राउंड बनाया। किसको? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को अपना ग्राउंड बनाया, और इस तरह से उसको लोगों का सपोर्ट मिलने लगा। इस तरह से वो वहाँ के लोग यूनाइट भी हुए, क्योंकि जब हम लोग को कोई एक दुश्मन मिल जाता है तो हम लोग यूनाइट हो जाते हैं कि अब तो ज्यूश को ख़त्म ही कर देना है। तो इस तरह से वहाँ पर उसको यूनिटी मिल गया, सपोर्ट मिल गया। अब हिटलर ने क्या किया, जब वो वहाँ पे उसको फुल सपोर्ट मिला, जब वो एज ए लीडर उभर गया वहाँ पे, जब वो मतलब काफ़ी पावरफुल लीडर बन गया उस जगह पे, तो उसने क्या किया, उसका जो आइडियोलॉजी था, उसका एक्चुअली पार्टी का नाम नाजी था, तो उसका आइडियोलॉजी को नाजिज़म बोलते हैं। तो नाजिज़म, और उधर जो मुसोलिनी बना था इटली में, उसका आइडियोलॉजी था फासिज़म। नाजिज़म और फासिज़म में कोई डिफरेंस नहीं है, एकदम लेमैन लैंग्वेज को समझे तो यही है कि उन लोगों का कहना था कि हम सबसे महान है, बाकी सब जो है वो बेवकूफ़ है, चूतिया, सबको मार डालो, सबको ख़त्म कर डालो, और सिर्फ हम ही रूल करेंगे, बाकी लोग जो है वो बेकार है, वो रूल करने लायक नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ था दोनों में मोटा मोटी। तो नाजिज़म और फासिज़म, इटली और जर्मनी, ये उन लोगों का था। अब जो हिटलर था वो ये भी कहता था कि हम लैंड कैप्चर करेंगे। तो इधर जो इंपीरियल आइडियोलॉजी वाले लोग थे, जो कि फ्रांस हो गया, जो कि ब्रिटेन हो गया, इन लोगों को लगा कि अच्छा ये इंपीरियलिज्म को मतलब सपोर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब कि ठीक है हम लोग दुश्मन हैं, बट हमारी आइडियोलॉजी सेम है, इट मीन्स कि अच्छा है। उन लोगों को मतलब सेफ फील हुआ हिटलर से। और इधर इसने एक सीक्रेट ट्रीटी साइन की रशिया से कि हम पोलैंड जो है वो रशिया और जर्मनी का बॉर्डर पड़ता है, तो पोलैंड तक हम कैप्चर करेंगे, लेकिन हम रशिया को कैप्चर नहीं करेंगे, वहाँ पे हम वॉर नहीं करेंगे। तो ये ट्रीटी उसने साइन की, तो रशिया जो है वो भी बहुत सेफ फील कर रहा था कि हिटलर मुझे तो कुछ नहीं करेगा। और कहता है हिटलर ने अपने कंट्री में जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे उन लोगों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया था, उन लोगों को कुछ लोगों को मार दिया था, कुछ लोगों को जेल में डाल दिया था। ये भी एक कारण था कि जो इधर इंपीरियलिस्टिक कंट्रीज़ थी उनको लगा कि ये हिटलर जो है वो उनके बिरादरी का है, उनके आइडियोलॉजी का है। तो लोग दोनों ही लोग सेफ था, मतलब हिटलर अपनी आइडियोलॉजी को बेसिकली अपने स्टैंड को वेग रखा उसने। तो वेग रखने की वजह से उन लोग रेडी नहीं थे किसी भी चीज़ के लिए, उन लोगों को लगा कि हाँ ठीक है। अब हिटलर जो है जब पोलैंड पे कब्जा कर लिया, पोलैंड को कॉन्कर कर लिया, तो उसने रशिया में भी घुस के वॉर कर दिया। अब रशिया में उसने वॉर शुरू कर दिया, और साथ ही साथ उसने इधर फ्रांस में भी वॉर, उसने दोनों तरफ से वॉर जो है वो शुरू कर दिया। रशिया क्या की, रशिया जो है वो पीछे आते चला गया। जर्मनी, हिटलर का जो कैलकुलेशन था कि पर्टिकुलर टाइम तक हम लोग यहाँ पे जीत जाएंगे, रशिया से हम लोग लड़ाई जीत जाएंगे, उसके बाद फिर हमारा जो रिसोर्स होगा, जो हमारी आर्मी होगी, उसको हम लोग फ्रांस का जो वॉर चल रहा है उसमें लगा देंगे, और इस तरह से फ्रांस के एंड पे भी हम लोग वॉर जीत जाएंगे। तो ये फेल होने लगा, लाइक डिले होने लगा इधर, और डिले होते होते
ठंड का मौसम आ गया। ठंड के मौसम के आने की वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा गिर गया, -50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो गया, जिस वजह से क्या हुआ कि जो आर्मी का सर्वाइवल मुश्किल होता चला गया। बर्फ़बारी हुई, स्नोफॉल की वजह से बहुत सारे रास्ते वापस जाने के ब्लॉक हो गए, और इस तरह से जो आर्मी थी हिटलर की, वो ट्रैप हो गई और वो सर्वाइव नहीं कर पाई। तो फाइनली वो रशिया के एंड पे वॉर हार जाते हैं। यहाँ पे हारने की वजह से, सिंस बिकॉज उनकी प्लानिंग थी यहाँ के रिसोर्स को वो रिडायरेक्ट करते हैं फ्रांस के साइड, तो वो भी नहीं हो पाया, और इस तरह से वो फ्रांस से भी लड़ाई हार जाते हैं। अब जो उनका वेग आइडिया था कि पता नहीं था, मतलब वेग उनका जो उन्होंने रखा था आइडियोलॉजी, कि पता नहीं था कि वो इम्पीरियलिज़म के साइड है या फिर कम्युनिज़म के साइड है, वो चीज़ क्लियर हो गया कि वो किसी के साइड नहीं है। अब जो सिंस बिकॉज वो किसी के साइड नहीं है और दोनों ही से उन्होंने पंगा ले लिया, ये तो फिर ये दोनों जो है इम्पीरियलिज़म और कम्युनिस्ट, ये लोग दोस्त बन गए, और ये लोग दोस्त बन के उसके बाद जर्मनी को इन लोगों ने हरा दिया, इसको बर्बाद कर दिया, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर जर्मनी जो है वो लड़ने लायक नहीं बचा। तो मोटा मोटी ये अब वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो एंड की तरफ बढ़ रहा था। इस बीच में क्या है, यूएसए जो है वो बहुत समय से मतलब लगभग पिछले 100 साल से वो अपना वेपन बना रही थी और वो सप्लाई करती थी। वो वेपन सबको बेचती थी, वो कम्युनिस्ट को भी बेच रही थी, वो इंपीरियलिस्ट को भी बेचती थी, वो जर्मनी को भी सप्लाई कर रहा, मतलब सभी को वो सप्लाई कर रहा है। उसका मेन मकसद जो था वो प्रॉफिट था। तो उसको कहा भी जाता है कि 100 years ऑफ आइसोलेशन मिला यूएसए को डेवलप करने के लिए। वो शांत था उस वक्त, वो कुछ नहीं, उसका कोई काम नहीं था, वो मतलब कहीं भी नहीं घुसता था। उस बीच में वो अपना रिसोर्स काफ़ी जमा कर लिया, काफ़ी पैसे उसने अपने पास रख लिए, और साथ ही साथ वो न्यूक्लियर बम बना लिया, न्यूक्लियर मिसाइल बना लिया। और जो ये सब चीज़ जब चल रहा था, ये सब जब चलने के बाद उसी बीच में मतलब ये सब के बाद जो यूएसए जो था वो न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो हिरोशिमा नागासाकी पे छोड़ देता है। तो अब न्यूक्लियर पावर साबित हो गया यूएसए। अब यूएसए जो है वहाँ पे ये सारी लड़ाई के बीच में मेन बॉस साबित हो जाता है। तो वर्ल्ड वॉर 2 जो ख़त्म होते होते तक में यूएसए जो है वो बॉस की तरह उभर पड़ता है, और यूएसए की आइडियोलॉजी होती है कैपिटलिज़म। यूएसए कैपिटलिज़म का झंडा लेके चल रहा है, और इधर रशिया जो है वो कम्युनलिज़म का झंडा लेके चल रहा है। बाकी जितनी कंट्रीज़ थी, सिंस यूएसए अब मोस्ट पावरफुल है, वो किसी सबको मतलब कहीं भी वो अगर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देगा तो वो कंट्री तबाह हो जाएगी। इस वजह से लोग उनसे डरते थे, और अब इसका मकसद था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री में इसको यूएसए को अपना मार्केट बनाने का मौका मिले। तो यूएसए का कहना था कि जितने लोग भी कॉलोनी बना के रखे हो सब डीकॉलोनाइज करें, वो सारे कंट्रीज़ को फ्री करना शुरू कर दें। तो जितनी भी कॉलोनीज़ थी वो धीरे धीरे फ्री होने लगी। जब फ्री होने से इंडिया फ्री हुआ, बाकी और भी इधर जहाँ भी इन लोगों ने कब्जा करके रखा था उस सबको धीरे धीरे फ्री करना शुरू किया। जब ये फ्री होने लगा उसके बाद यहाँ पे अब क्या है कि रशिया है एक, और एक रशिया एक्चुअली वो सोवियत यूनियन था, तो वो सोवियत यूनियन और इधर यूएसए, ये एक जो है कम्युनिस्ट का झंडा लेके चल रही है, एक कैपिटलिस्ट। तो कैपिटलिस्ट चाहता था कि जो फ्री हुई कंट्री है वहाँ पे वो अपना मार्केट ये करे, और फ्री ट्रेड्स की बात करता था कि भाई कुछ नहीं है, अब जो जितना सस्ता माल बनाएगा, जितना सस्ता सामान बनाएगा वो जाओ और बेचो, फ्री ट्रेड होना चाहिए, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा तक मार्केट बन सके। और कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी वाला था सोवियत यूनियन यानी रशिया, वो क्या चाहता था, वो चाहता था कि जो भी कंट्री फ्री हो रही है वो कम्युनिज़म को अपनाए, वो कम्युनिस्ट बने। तो कम्युनिस्ट बने मतलब क्या कि कम्युनिस्ट का मतलब क्या वो चाह रहे थे, वो ये चाह रहे थे कि जो मैक्सिमम रिसोर्स है ना वो गवर्नमेंट एक्वायर कर ले, गवर्नमेंट उसको अपने हाथ में रखे। ये हुआ भी बहुत जगह, जैसे क्यूबा का हम लोग सुनते हैं, चे गुवेरा का मोस्ट ऑफ द पीपल हम लोग नाम जानते हैं, हम लोग उनकी टी शर्ट भी पहनते हैं। वो बहुत ही बड़े क्रांतिकारी निकले, और उन्होंने क्यूबा को जो क्यूबा एक छोटा सा कंट्री है अभी, वहाँ पे वो क्यूबा पे कम्युनिज़म का झंडा गाड़े थे। कम्युनिज़म का वहाँ पे एक कम्युनिज़म का गवर्नमेंट उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। तो उनको बैकिंग था पूरी तरह से रशिया का।
तो रशिया इस तरह से बहुत सारी कंट्री को बैकिंग दे रहा था, वहाँ रिसोर्स अपने डाइवर्ट किए हुए था, उनका बहुत सारा जगह पे पैसे लगे हुए थे, बहुत सारी जगह पे उन्होंने आर्मी भेज रखी थी। ये सब के वजह से मतलब इतने सारे जगह पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद और भी बहुत सारी उनका इंटरनल इश्यूज़ था, जिसके वजह से रशिया जो है वो जो सोवियत यूनियन था, नॉट रशिया एक्चुअली, वो सोवियत यूनियन था, उनके इंटरनल डिस्प्यूट हुआ और वो जो है वो ब्रेक कर गया, डिसइंटीग्रेट कर गया। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन, ये हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में। तो टूट गया, अलग अलग कंट्री में टूट गया, जो कि आज की डेट में कजाकिस्तान है और ताजिकिस्तान है और रशिया इटसेल्फ, ये सारे जो है ना वही सोवियत यूनियन का पार्ट है। लगभग 15 या 16 कंट्रीज़ में वो डिवाइड हुआ। तो ये इस तरह से टूट गया। टूटने की वजह से क्या हुआ कि उनका जो आइडियोलॉजी था, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, तो लोग कहें देखें कि यार जब जो वो हमारे यहाँ लाना चाहते हैं जो आइडियोलॉजी, वो आइडियोलॉजी तो उन लोगों को तो यूनाइट करके ही नहीं रख पाया, वो तो डिसइंटीग्रेट हो गए वो लोग, तो उस पर हम अब क्या ट्रस्ट करें। तो ये लगभग 1990s की बात है। उसके बाद धीरे धीरे अब तो मतलब होल एंड सोल अनडिस्प्यूटेड लीडर, अनडिस्प्यूटेड बॉस बन गया यूएसए। और धीरे धीरे हर जगह कैपिटलिज्म का जो आइडियोलॉजी है वो पेनिट्रेट करने लगा। और हम लोग भी जानते हैं कि इंडिया जो है 1992 से पहले उसका इंडिया का मार्केट क्लोज था, मतलब कि हम लोग जो बाहर से जो सामान आ रहा था उसमें ज़्यादा टैक्स लगा रहे थे। हम लोग अपने इंडस्ट्री को, अपने मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को प्रमोट कर रहे थे, उसको स्ट्रेंथन करना चाह रहे थे। लेकिन जैसे ही जब 1992 में जो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ और यही 1990s में जब ये कोल्ड वॉर ख़त्म होता है विद डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन यूएसएसआर, इसके बाद ऐसा होता है कि हाँ उसके 1992 में हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म होता है और इंडिया में जो वो ट्रेड का वो था कि मार्केट क्लोज था, वो ओपन हो जाता है और हमारे यहाँ अलग अलग विदेशी कंपनी आके अपना प्लांट्स लगा रही है, अपना फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर रही है। तो ये मोटा मोटी हमारा कोल्ड वॉर ख़त्म होता है। कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद आज के डेट में क्या है कि यूएसए है, यूएसए को चैलेंज करने के लिए अब चाइना है। चाइना भी अब उतना ही स्ट्रांग हो चुका है। चाइना का मोटा मोटी अगर उसके बारे में आप जानिएगा, देखिएगा, वहाँ डेमोक्रेसी तो नहीं है, लेकिन वहाँ एक चीज़ है कि मतलब उन लोगों ने, हमारे बाद वो आज़ाद हुए, इंडिया के बाद वो इंडिपेंडेंट पाए हैं, लेकिन उन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। उन लोगों का एक पॉलिसी था बीच में कि हर कोई अपने बैकयार्ड में एक छोटा सा इंडस्ट्री लगाए। इस तरह से वो लोग अपने मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में बहुत ग्रो किया। और जो भी कंट्री मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रो करता है उसका वो ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है। तो जैसे कि हमारा इंडिया जो है वो सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है। यहाँ पे हम लोग सर्विस सेक्टर की वजह से हमारे पास जो पैसे आ रहे हैं वो मेन पावर है, ज़्यादा पैसे वहीं से आते हैं। जैसे आईटी इंडस्ट्री क्या है, आईटी इंडस्ट्री जो है हम लोग बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर है। फॉर एग्जांपल टीसीएस इज़ अ सर्विस प्रोवाइडर कंपनी। ये हम लोग टीसीएस जो है वो अलग अलग जो दूसरे कंट्री की या फिर हमारी कंट्री की भी जो अलग अलग कंपनीज है उसको ये सर्विस देती है, उसका ये डेटा मेंटेन करती है, उसका ये सॉफ्टवेयर मेंटेन करती है, उसका ये जितना भी आईटी वाला पार्ट है उसको ये मेंटेन कर रही है। तो यहाँ पे इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जो है वो ग्रो नहीं कर पाया, स्ट्रेंथन नहीं हो पाया। ऑल्दो हमारा 1992 से पहले तक में गवर्नमेंट जो हमारी थी वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, इंडस्ट्रीज़ को। बट इंडियन पीपल का एटीट्यूड, अगर आपको कोई चीज़ आराम से मिल रहा है तो हम लोग ग्रो नहीं करते हैं, और उन लोग ग्रो नहीं किए। उन लोगों ने रिसर्च पे काम नहीं किया, उन लोगों ने क्वालिटी इन्हांसमेंट पे काम नहीं किया। और जब ये ओपन हो गया, इफ़ वर्ल्ड इज़ मूविंग फॉरवर्ड और आप उस पर इनपुट नहीं डाल रहे हो, आप समय के साथ नहीं चल रहे हो, तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि जब आपको उसका सामना करना पड़ेगा तो आप हार जाओगे, आप टूट जाओगे। एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंस इन इंडिया। लाइक हम लोग आज को लग रहा है कि ये बहुत प्रॉस्परस है, लेकिन जैसे ही मतलब वी आर गेटिंग प्रॉस्परस डे बाई डे। बट यू नो व्हाट, अगर अभी जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि मतलब टाइगर इकोनॉमी बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में अब धीरे धीरे सर्विस सेक्टर शिफ्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लेबर कॉस्ट जो है, लेबर जो सस्ता है, चीप है।
तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग तो यहाँ पे डेवलप हुआ नहीं। और सर्विस सेक्टर क्या है कि बेनिफिट बेस्ड है, जहाँ पे कम दाम में हमको यहाँ से इंडिया से वो इंजीनियर क्यों हायर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ इंडिया के इंजीनियर्स को उनको कम पैसे देने पड़ रहे हैं और उनका काम हो जा रहा है। यूएस में एक प्रॉपर वेज का सिस्टम है कि इतना वेजेस आपको देने पड़ेंगे, मिनिमम वेज का कंसेप्ट है, तो वहाँ ज़्यादा पड़ता है। इस वजह से उनका कम में काम हो रहा है, इसलिए वो इंडिया में। अब उनका काम बांग्लादेश में कम में हो रहा है तो वो बांग्लादेश शिफ्ट कर रहे हैं। जब ये सर्विस सेक्टर शिफ्ट हो जाएगा तो इंडिया फिर क्या करेगा, है ना। लेकिन ये ऐसा नहीं है, मतलब इसका गवर्नमेंट, जितना गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है उतना ही हम भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि 1992 से पहले तक में हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बैकिंग मिल रहा था गवर्नमेंट का कि हम इंडस्ट्री को बूस्ट मिल रहा था इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बट वी डिड नॉट डू दैट। लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो सब्सिडी मिल रहा था उसका वो बेनिफिट ले रहे थे, रैदर जो गरीब थे वो गरीब ही रह रहे थे, और जो इंडस्ट्री के मालिक थे, जो इंडस्ट्री चला रहे थे, या जो जो भी लीड कर रहे थे, वो लोग अपना एक्स्ट्रा बेनिफिट खा रहे थे। तो इस तरह से आज के डेट में ऐसा है कि हम लोग टोटली सर्विस सेक्टर पर रिलाइड है, और जो हमारा सुपर पावर जो है, नया बॉस जो है वो चाइना है और यूएसए है। चाइना यूएसए को अभी टक्कर दे रहा है। तो दैट्स ऑल। दिस वाज एंड ऑफ स्टोरी ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, and this was my first attempt to share my knowledge on this social platform. And the social platform, social media is the reality of today's, and I think we all should share whatever is good for mankind through this platform. And I hope you all have liked, and you all will appreciate my video. Thank you for watching, and be rational. Thank you.